हेलो एवरीवन। तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नए चैप्टर से जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहले तो क्या क्या इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसके बाद अगर आप चैप्टर जब पढ़ लेते हो तो आपको एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में पता चल जाएगा। आप रेट एक्सप्रेशन एक्सप्रेस कर सकते हो, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन भी निकाल सकते हो। ठीक है, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है इसके बीच में आप बता सकते हो डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये आप बता पाओगे। डिफाइन रेट कांस्टेंट, डिस्कस द डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस ऑन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है। तो इन तीन चीजों पे कैसे डिपेंड करता है आप ये भी समझ जाओगे। डिराइव इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जीरो ऑर्डर का फर्स्ट ऑर्डर का निकालना सीख जाओगे। आपका मन है तो सेकंड ऑर्डर भी डिराइव कर सकते हो। रेट कांस्टेंट्स फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये आप निकाल लोगे। ठीक है, और डिस्क्राइब पॉलीजन थ्योरी। अरेनियस इक्वेशन भी है। ठीक है, इसमें आप ये सारी चीज जान जाओगे। ठीक है, तो काइनेटिक्स है क्या। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है, ये आखिर ये चैप्टर क्यों पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज को पहले समझते हैं। तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम क्या बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि काइनेटिक्स क्या बताने वाला है। तो ये हमें अंडरस्टैंड करवाएगा कि केमिकल रिएक्शन कैसे होता है। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ केमिकल रिएक्शंस अकर। और साथ में अगर बोले ये और कैसे इंपॉर्टेंट है, तो ये तो ठीक है, चलो रिएक्शन मैकेनिज्म बताएगा, लेकिन मेन इंपॉर्टेंस इसका कहाँ पे है। तो देखो, कोई भी केमिकल रिएक्शन के लिए जब केमिस्ट पीछे पड़ता है तो उसको क्या मतलब होता है कि क्या कोई केमिकल रिएक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है नेचुरली। तो वहां पे फिजिबिलिटी जिसको बोलते थे केमिकल रिएक्शन का, ये डिपेंड किया ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में हमें पता चला। ऐसे रिएक्शंस में डेल्टा जी का वैल्यू लेस देन जीरो होता है। सिमिलरली इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़े जो हमें बताया कि एक रिएक्शन कहां तक प्रोसीड करेगा, एक्सटेंड टू विच अ रिएक्शन विल प्रोसीड कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम। तीसरा है स्पीड ऑफ रिएक्शन, दैट इज टाइम टेकन बाय रिएक्शन टू रीच इक्विलिब्रियम। ये बताता है केमिकल काइनेटिक्स, ये बताता है केमिकल काइनेटिक्स, ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं। और ना ही सिर्फ स्पीड आप ऐसा बोल सकते हो, साथ में आप इसके जोड़ सकते हो मैकेनिज्म भी है, मैकेनिज्म भी आपको पता चलता है। ठीक है, तो मैकेनिज्म और साथ में दो एक इंपॉर्टेंट चीज बताता है वो है स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। हर एक चैप्टर जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स हम लोग 11th में पढ़ चुके थे, फिजिबिलिटी बता रहा था। केमिकल इक्विलिब्रियम ये भी 11th में पढ़ चुके थे, जो एक्सटेंट बताता था केमिकल रिएक्शन का। और स्पीड ऑफ रिएक्शन ये आपको कौन बताएगा, केमिकल काइनेटिक्स जो हम लोग 12th में पढ़ रहे हैं। तो 12th के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 3 चैप्टर फिजिकल में इस बार है और 25 मार्क्स का वेटेज है, सीबीएसई में भी, आईएससी में भी और जैक में भी। तो ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में और जानते हैं केमिकल काइनेटिक्स को और अच्छे से। तो फिजिबिलिटी तो ठीक था, एक्सटेंट भी ठीक था, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू नो द रेट एंड फैक्टर्स। ठीक है, तो यही चीज था ना, जैसे जैसे अगर मान लो हम बोले कोई जैसे खाना है आपका, तो खाना सड़ जा रहा है, तो क्यों सड़ रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है। ठीक है, ये रीजन कैसे पता चलेगा, ये रीजन हमें पता चलता है कितना जल्दी वो सड़ रहा है। रीजन भी नहीं हो, रीजन तो केमिकल रिएक्शन से पता चल जाएगा, लेकिन कितना जल्दी सड़ रहा है, हाउ रैपिडली फूड गेट्स स्पॉइल्ड, हाउ टू डिजाइन। जैसे डेंटल फीलिंग होता है तो उसमें जो मटेरियल यूज कर रहे हैं, डेंटिस्ट का काम है कि वो जल्दी से जल्दी सेटल हो जाए, क्योंकि जितना लेट होगा उतना पेशेंट को दिक्कत होगा। ठीक है, और व्हाट कंट्रोल्स द रेट ऑफ एट विच फ्यूल बर्न्स इन एन ऑटो इंजन। जो गाड़ी हो रहा है आपका चलता है उसमें जो है ना क्या कहते हैं, कैसे होता है आपका फ्यूल का रेट, किस रेट से बर्न होता है, उसी पे डिपेंड करता है। माइलेज वाले जो गाड़ी का बोलते हैं उस पर डिपेंड करता है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि गाड़ी सोच लेना, जो इंजन, मतलब ऐसा भी सोच लो कि जो इंडस्ट्रीज में है बहुत सारे मशीन जो अलग अलग चीज के लिए यूज होते हैं, है ना, जो नॉर्मली एक व्हीकल नहीं है लेकिन और दूसरी चीजों के लिए, उन मशीन में भी हम लोग फ्यूल्स को यूज करते हैं। तो किस रेट से बर्न होता है ये पता चलता है। कहाँ से पता चलता है, तो एक ब्रांच है, द ब्रांच, ये रहा डेफिनेशन। अगर डेफिनेशन के तौर पर जाना है तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of reaction rates and their mechanisms are called chemical kinetics. And this word is derived from Greek word kinesis, जिसका मतलब है मूवमेंट।
थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अबाउट द फिजिबिलिटी। तो इसको कैसे समझेंगे कि इसका यूज क्या है? तो जैसे देखो, अगर हम बोल रहे हैं मतलब थर्मोडायनेमिकली एक रिएक्शन है वो हो रहा है ऐसा पता चला। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि डायमंड सेल कन्वर्ट टू ग्राफाइट ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक डाटा जो साइंटिस्ट को मिला, लेकिन ये कन्वर्जन इतना स्लो होता है कि इसका चेंज नॉट परसेप्टिबल है। मतलब ये थर्मोडायनेमिकली पॉसिबल है बट काइनेटिकली रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, और काइनेटिकली है भी तो बहुत वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो। तो इसीलिए मोस्ट ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डायमंड हमेशा रहेगा, डायमंड मतलब कि दूसरी चीज में कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन थर्मोडायनेमिक डेटा बता रहा है कि ऐसा हो सकता है। तो ये है काइनेटिक्स का इंपॉर्टेंस। काइनेटिक्स इस तरीके से जरूरी हो जाता है। काइनेटिक स्टडीज नॉट ओनली हेल्प अस टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बट आल्सो डिस्क्राइब द कंडीशंस बाय व्हिच द रिएक्शन रेट्स कैन बी अल्टर्ड, जहां कैटलिस्ट का यूज होगा। द फैक्टर्स सच एज कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। ये तो ऑलरेडी आप लोग को इसको डिटेल में हम बताएंगे इस चैप्टर में आगे चल के। ये सारा चीज है जिसपे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। At the macroscopic level, we are interested in amounts reacted or formed and rates of their consumption or formation. ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हमें किस किस चीज से मतलब होता है, कितना अमाउंट रिएक्टेड रिएक्ट किया है, प्रोडक्ट रिएक्ट बन रहा है, ठीक है, या फिर किस रेट से कंजम्पशन हो रहा है। ये चीज हम लोग को मैक्रोस्कोपिक लेवल में हम लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल में किस चीज में इंटरेस्टेड रहते हैं, तो रिएक्शन मैकेनिज्म्स में इंटरेस्टेड रहते हैं, जहाँ ओरिएंटेशन की बात होती है, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर कोलिजन, अंडरगोइंग कोलिजंस की बात होती है। तो इस तरह के रिएक्शन में मैकेनिज्म जो होता है समझाने का काम वो केमिकल काइनेटिक्स करता है। और मैक्रोस्कोपिक लेवल में किस रेट से कंजम्पशन हो रहा है या फॉर्मेशन हो रहा है रिएक्टर का, वो समझने कुछ ये समझने का हमें मौका देता है केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ने से। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जानना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर नहीं पता होगा तो बहुत सारा चीज गलत होगा। जैसे हम खाना को अगर स्टोर कैसे टेम्परेचर में करना है, अगर टेम्परेचर आपने सही नहीं चुना तो हो सकता है स्पॉइल हो जाए। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर बेसिकली नेसेसरी टू बी स्टडीड सो दैट फूड वोंट बी स्पॉइल्ड, यू कैन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो मेरा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया इस चैप्टर का, केमिकल काइनेटिक्स क्या था ये आप लोग समझ गए। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस फास्ट होता है मॉडरेट, जनरली तीन टाइप्स में डिवाइड करना बेसिस ऑफ स्पीड आप अगर बोले तो तीन टाइप्स में डिवाइड किया है, फास्ट, मॉडरेट और स्लो। सब जैसे एग्जांपल के तौर पे कुछ रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं, जैसे आपका प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड अकर इंस्टेंटेनियसली बाय मिक्सिंग एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ऑन द अदर हैंड सम रिएक्शंस आर वेरी स्लो। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ फायर, लोहा में जंग लगना, ये बहुत लेट से होता है, प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर दोनों रहेगा तभी होगा, एक के प्रेजेंस में नहीं होता, ये आप लोग पढ़ चुके होते हैं। सो ये सब चीज इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं सुनना ये एयर के प्रेजेंस में हो जाएगा। ऑल्सो दीज आर रिएक्शंस एंड इनफैक्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी ये चीज आप पढ़ चुके हो कि किस तरीके से रिएक्शंस होता है। सो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कोलोजन आप लोग के लिए। एंड दिस रिएक्शंस लाइक इन्वर्जन ऑफ केन शुगर है ना, हाइड्रोलाइसिस, ये मॉडरेट स्पीड पे होता है, विच प्रोसीड विद अ मॉडरेट स्पीड। ठीक है, इसी तरह के एग्जांपल्स आप भी, नॉर्मल सा बात है, इसी दुनिया में रह रहे हो तो सब जो है ना आसपास की चीजों को देखो, आसपास के केमिकल चेंजेस को ऑब्जर्व करो, और तो हर एक में अगर सोच सकते हो तो एक दो एग्जांपल्स अपने से भी सोचो, ये एक आप एक्टिविटी के तौर पर ले सकते हो स्टूडेंट्स जो हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट जितने भी हैं सब आपको बता रहे हैं। ठीक है, जेई लेवल पे अगर कोई क्लास आना होगा तो बाद में आएगा, बेसिकली क्वेश्चंस आएंगे, थ्योरेटिकली तो उतना ही रहता है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पे। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे पता करते हैं, स्पीड ऑफ केमिकल, पहले इसको डिफाइन कैसे करते हैं इसको समझ लो। स्पीड ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट or product in unit time. To be more specific, it can be expressed in terms of the rate of decrease in concentration of any one of the reactants or rate of increase in concentration of any one of the products, है ना। मतलब इसका कहने का क्या मतलब है कि ये पहले तो जान लो कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम पे डिपेंड करेगा, यानी यूनिट टाइम यहाँ लिख रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो जैसे मान लो कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, कंसीडर हाइपोथेटिकल से मान लो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है ना, रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट बन रहा है, केमिकल रिएक्शन है जहाँ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है।
और यहाँ पे एक मोल रिएक्टेंट R produces 1 mole of product P. If R1 and P1 are concentrations of R and P respectively at T1 and R2 and P2 are their concentrations at time T2, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि जो टोटल टाइम इंटरवल है उसका चेंज क्या बोलोगे, तो डेल्टा T इज इक्वल टू या T2 माइनस T1, ठीक है। और सिमिलरली कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में जो चेंज होगा वो हम क्या बोलेंगे, वो हम बोलेंगे R2 माइनस R1, ठीक है, R2 माइनस R1, ठीक है। R2 माइनस R1 ऊपर में दिया है उसी हिसाब से लिख रहे हैं, R2 माइनस R1। और सिमिलरली चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स क्या बोलोगे आप, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स हो जाएगा आपका P2, कंसंट्रेशन ऑफ P2 अगेन के अंदर लिख दिए थे, कुछ गलती हो गया, इसको बाहर कर देते हैं। P2 माइनस P1, ठीक है, P2 माइनस P1, ये हो गया चेंज इन प्रोडक्ट्स। अब यही बोल रहा है कि रेट हम लोग कैसे बताते हैं रिएक्शन का, तो वो बताते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स या फिर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब जैसे इक्वेशन है, जैसे इसको एक हम रिएक्शन के फॉर्म में आपको बता रहे हैं, उसको समझ लो। जैसे मान लो रिएक्शन है AA प्लस BB gives CC प्लस DD, और इसमें मान लेते हैं सेम कंडीशन, ये वाला चीज मान लो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा कुछ रिएक्शन है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। तो हम यहाँ पे रिएक्शन रेट को कैसे बताएंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, दो टर्म्स में बता सकते हैं, एक बता सकते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स के टर्म्स में, डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स के टर्म्स में, और जब इस टर्म में बताएंगे तो यहाँ कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस, देखो माइनस 1/a जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो चल जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है, डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय जो भी टाइम लगा होगा डेल्टा टी। सिमिलरली ये इक्वल टू होगा आपका, अगर b के टर्म्स में बताएं तो -1/b, ठीक है, डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, ऐसा आप बोल सकते हो डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, ठीक है। और सिमिलरली अब आप अगर प्रोडक्ट्स का ये इक्वल होगा, याद रखिएगा, कोई ये दोनों जैसे इक्वल है, हाँ ये इक्वल रहेगा। और सिमिलरली अगर इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स बताएं अगर हम, ठीक है, ये रेट हो गया डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स के टर्म्स में, और अगर हम रेट बताएं अपीयरेंस के टर्म्स में, रेट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है, ऑफ प्रोडक्ट्स उसके टर्म्स में बताएं तो, या फिर हाँ, क्योंकि रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट घटता है प्रोडक्ट बढ़ता है, तो नॉर्मल सी बात है रिएक्टेंट घट रहा था, तो वो चीज है ना। अच्छा ये नेगेटिव साइन यहाँ क्यों दे रहे हैं, तो ये चीज भी समझ लो, क्योंकि रिएक्टेंट का जो चेंज आएगा, क्योंकि रिएक्टेंट घट रहा है तो वो चेंज नेगेटिव आएगा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को पॉजिटिव रखना है, इसीलिए -1 हम मल्टीप्लाई करते हैं, चीज आपके बाद में नोट्स में दिया हुआ है, तो वो चीज आपको दे दिया गया, ठीक है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स, तो ये इसके टर्म्स में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/c चेंज इन कंसंट, देखो प्रोडक्ट्स के टर्म्स में जो चेंज आएगा पॉजिटिव ही आएगा, तो इसलिए मेरे को कोई -1 का टर्म यहाँ पे नहीं डालना है, ठीक है। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा 1/d डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ d डिवाइडेड बाय डेल्टा, तो ये आपका होगा रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा याद रखिएगा ये दोनों ये सब इक्वल होगा, है ना, इसका वैल्यू सबका बराबर आएगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन अगर बता रहे हैं तो स्पीड अलग अलग नहीं होता, स्पीड सेम ही होता है, ठीक है। तो ये सब आपका क्या होगा, इक्वल होगा, इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन। अच्छा यहाँ पे बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये उल्टा क्यों आया, तो इसको इस तरीके से आप सोच सकते हो कि जैसे मान लो अगर 4a, ठीक है, आपने तो डेल्टा टी टाइम में निकाला चेंज, और उस समय में क्या कहते हैं जो ए का कंसंट्रेशन था उसका 4 गुना कंसंट्रेशन रिएक्शन के टर्म्स में सोच रहे हो, तो नॉर्मल से बात है 4a अगर पूरा टी टाइम में, अगर टी टाइम में कितना चेंज आ रहा है 4a के कंसंट्रेशन में, तो ए के कंसंट्रेशन में बताओगे तो कैसे बताओगे, 4a टोटल चेंज हम
डेल्टा टी में। तो नॉर्मल सा बात है, जो आपका ए का चेंज होगा वो हो जाएगा 1/4 टाइम्स टी में, तो इसीलिए हम ये डिनोमिनेटर में डालते हैं 1/8। ठीक है, तो टाइम आपका कितना टेकन हो जाएगा डेल्टा ए 1/4 टाइम्स ऑफ टी, है ना। तो इस वजह से इसको डिनोमिनेटर में डाला जाता है, 1/c डिवाइड करता है। तो ये चीज क्लियर रखना, इसमें कोई डाउट मत रखना, वेरी सिंपल इट इज। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो आगे आपका है, अच्छा रेट ऑफ एक्सप्रेशन देखो यहाँ भी करके रखे हैं, इसमें भी डाल देते हैं। तो रेट ऑफ, अगर मान लो इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन के हिसाब से सोचे आर गिव्स प्रोडक्ट, तो फिर हम कैसे बोलेंगे, तब हम बोलेंगे रेट ऑफ डिफरेंस, तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। ठीक है, सिमिलरली अभी प्रोडक्ट्स के अपीयरेंस के टर्म्स में डेल्टा टी बाई डेल्टा टी। ठीक है, सिंस डेल्टा आर इज अ नेगेटिव, देखो बोले तो नोट्स के फॉर्म में दिया हुआ है, तो डेल्टा आर आपका नेगेटिव क्वांटिटी आएगा क्योंकि रिएक्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन घटता है, तो इसी वजह से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 से एंड मेक द रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, समझ में, तो नेगेटिव साइन इसलिए डाला जाता है ताकि रेट ऑफ रिएक्शन को पॉजिटिव बना सके इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स, क्योंकि रिएक्टेंट्स का चेंज जो होगा वो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव -1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए चलिए ग्राफिकली समझ लेते हैं। अच्छा अभी यहाँ पे एक चीज आप याद रखिएगा, जो अभी आप लोग को रेट बताए, जो ये डेल्टा के टर्म्स में बता रहे हैं, आप इसको एवरेज रेट सोच सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द एवरेज, जब एक टाइम इंटरवल में रेट बताते हैं तो बोला जाता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो यही आपका एक टाइम इंटरवल में बताया गया है ना। व्हेन रेट इज, आप इसको डिफाइन अगर करने कोई बोलेगा कि एवरेज रेट क्या है, तो व्हेन rate is determined in some interval of time, जैसे डेल्टा टी था तो कुछ टाइम के लिए हम निकाले तो वैसा टी, इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, और एक तरीका होता है रेट बताने का, एवरेज रेट हो गया, एक होता है आपका इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, एक आपका होता है इंस्टेंटेनियस रेट, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए अलग से दे देते हैं, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, समझा तो 2 मिनट में देंगे ग्राफ से। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट, क्योंकि डेफिनेशन लिखना हो बोर्ड में अगर पूछ दिया व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, अगर डेफिनेशन में ही पूछ दिया गलती से, ठीक है, तो 1 नंबर का रहेगा, 2 नंबर का रहेगा, तो आ जाएगा। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट, दूसरा बात डेफिनेशन अगर नहीं समझे तो फिर समझे क्या हो साइंस को, ये भी एक बात है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, व्हेन रेट ऑफ व्हेन रेट ऑफ व्हेन रेट ऑफ chemical reaction is determined at a particular instant of time, particular instant of ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, आप दोनों को देखो ग्राफिकली हम दोनों को समझा देते हैं। जैसे मान लो कि रिएक्टेंट के टर्म में, तो रिएक्टेंट के टर्म में जैसे मान लो आप निकाल रहे हो, ये टाइम इंटरवल के T1 है, ठीक है, ये आपका यहाँ T1 है, ठीक है, और ये T2 है ना, ये आपका T है, ठीक है, एक टाइम लिया गया। अब देखो T1 T2 इंटरवल के बीच में जब रेट निकाल रहा है ना, तो एवरेज रेट हो गया, डेल्टा T वहां पे होगा T2 माइनस T1, और सिमिलरली द चेंज इन रिएक्टेंट R2 माइनस R1, ये R2 हुआ, R2 कंसंट्रेशन यहां से यहां तक का निकाले, तो ये हुआ डेल्टा चेंज, ग्राफिकली इस तरीके से बताते हैं। ठीक है, और यही जब एट अ पॉइंट मान लो टी है, कोई टी टाइम पे एग्जैक्टली बताना है कि रेट क्या होगा, तो वहां पे क्या करते हैं हम लोग, एक जो ग्राफ होता है वहां से टेंजेंट एक खींचते हैं, टेंजेंट खींच के इस तरीके से हम मिला दिए नीचे वाले से, ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो ऐसे तो आपको दे ही दिया कि इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालते हैं, तो बेसिकली कैसे निकालते हैं, डेल्टा आर तो पहले था माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा टी, तो अब क्या हो गया, क्योंकि डेल्टा टी मैंने एट इंस्टेंट निकाला, मतलब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो गया, तो माइनस लिमिट ऑफ डेल्टा टी
टेंड्स टू 0, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका टी आर डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी आर बाई डेल्टा टी, इसका मतलब हुआ टी आर बाई टी माइनस टी आर बाई डिफरेंशिएशन आप लोग सब पढ़े हुए हो। यहाँ पे अगर क्वेश्चन आपको मान लो इंस्टेंटेनियस से देता है तो आर आपको एज अ फंक्शन ऑफ टी दिया होगा, ठीक है, आर एज अ फंक्शन ऑफ टी दिया होगा, ठीक है, आर एज अ फंक्शन ऑफ टी दिया होगा, उसको डिफरेंशिएट कर देना, ठीक है, रिस्पेक्ट में, और उसके बाद जिस पर्टिकुलर टाइम के लिए पूछ रहा हूँ वैल्यू टी का पुट कर देना। मान लो 0 से 10 सेकंड के लिए कोई रिएक्शन हुआ, 0 से 10 सेकंड के लिए, तो तुमसे पूछा दूसरा सेकंड पे क्या रेट है बताओ, तो ये हुआ पॉइंट ऑफ इंस्टेंट, तो तुम क्या करोगे, आर तुमको दिया होगा इस केस में फंक्शन ऑफ टी में, तुम उसको डिफरेंशिएट कर दोगे, डिफरेंशिएट करके निकालोगे। दूसरा ग्राफिकली एक तरीका है कि आप tan थीटा जो होगा वही होगा dr बाई dt, याद रखिएगा, ये माइनस स्लोप जो है ना, तो ये स्लोप जो होगा ये आपका इज इक्वल्स टू माइनस tan थीटा, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। देखो tan थीटा, थीटा ऑब्ट्यूज है तो यहाँ नेगेटिव होगा, नॉर्मल सा बात है, हम जानते हैं कि रिएक्टेंट घट रहा होगा तो इसलिए भी नेगेटिव चेंज होना भी चाहिए, तो इसलिए tan थीटा नेगेटिव है, ऑब्ट्यूज एंगल है यहाँ पे, तो tan थीटा नेगेटिव आएगा तो माइनस साइन और डाल देंगे, रेट तो पॉजिटिव ही होगा ना, रेट नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये tan थीटा हो गया। तो स्लोप पे आपका डिपेंड कर रहा है, और r आपका क्या होगा यहाँ पे लिख लेना, r इज अ फंक्शन ऑफ t, ठीक है। और किसी पॉइंट पे जब इंस्टेंट पे निकालने जाते हैं तो उसी को r इंस्टेंटेनियस बोलते हैं, t टाइम पे निकालने का, जब इंटरवल में निकालने गए तो एवरेज, ठीक है, ये प्रोडक्ट के टर्म्स में भी हो सकता है, ठीक है। स्लोप इस केस में अगर आप देखो, अगर बनाते हो इसको, अगर पीछे खींचते हैं, ठीक है, तो ज्यादा चला गया पीछे, ठीक है, लेकिन समझ लो अगर ये एंगल फाई है मान लो, ठीक है, तो ये एक्यूट एंगल है, तो tan फाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा, स्लोप आपका पॉजिटिव होगा, तो ये tan फाई आपका, tan फाई, है ना, याद रखिएगा, ये सब तरीका है ग्राफिकली भी पता करने का, ठीक है, तो ग्राफिकली भी आप चाहो तो पता कर सकते हो। एक एनसीईआरटी में इसी तरह एग्जांपल दिया, आप इसको देख लेना एनसीईआरटी में, ठीक है, जैसे ये रिएक्शन है, तो एक इम्पोर्टेंट टर्म आता है, ठीक है, रिएक्शन के टर्म्स में जब बताते हैं, तो जैसे मान लो इंस्टेंटेनियस निकाल 600 सेकंड पे एग्जैक्टली निकालना है, और जब टाइम इंटरवल तुमको एवरेज देगा तो किसी पर्टिकुलर, तो इस यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बहुत अलग अलग टाइम इंटरवल्स के लिए एवरेज रेट हम निकाल सकते हैं, या फिर इंस्टेंटेनियस रेट भी निकाल सकते हैं, अगर ग्राफ हमें पता है ग्राफिकल निकाल सकते हैं। तो आप याद रखिएगा इस बात को, स्लोप ऑफ आरटी और पीटी, यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ग्राफ ऑफ केमिकल रिएक्शन, chemical reaction gives its instantaneous rate, अच्छा क्यों अब बोले इंस्टेंट, ये चीज क्यों हो रहा है, गिव्स सेंसर है, तो अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से खींचे तो थीटा बना, अगर मान लो इस इंस्टेंट पे निकालना होगा, तो इस इंस्टेंट पे निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, ये पीछे की तरफ आएगा, ठीक है, पीछे की तरफ आएगा, मतलब ये है तो नॉर्मल होता है, ये डिफरेंट होगा, मतलब डिफरेंट रेट होगा, अलग अलग इंस्टेंटेनियस रेट होगा, अलग अलग, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, अच्छे से समझ करके, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन से एग्जांपल्स में दिया हुआ है, आप इसको चाहो तो देख के भी कर सकते हो, लेकिन देखने की जरूरत नहीं होगी, मेरे ख्याल से कांसेप्ट समझ गए हो, खुद से कर ले जाओगे। हाँ, अगर मान लो अभी भी कोई दिक्कत होगा तो या तो तुमको कांसेप्ट समझने में दिक्कत है तो मुझे से अगले क्लास में डाउट में पूछ सकते हो, जो मेरे स्टूडेंट्स से डेली मिलते हैं। ये भी टेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, इसको बना लीजिएगा, याद रखिएगा एनसीईआरटी के टेक्स्ट क्वेश्चन से डायरेक्ट रिलेटिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब उसी तरह के क्वेश्चंस, ऐसा हम नहीं बोलेंगे कॉपीड क्वेश्चन, उस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो एनसीईआरटी टेक्स्ट क्वेश्चन उनकी एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बना लीजिएगा, बना लोगे तो 90 पार कर जाओगे, पूरा जो अपने से बना लिया है ना, इसमें सोचने की बात ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ अ रिएक्शन, तो क्या क्या फैक्टर्स है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, अगर प्रेशर इन केस ऑफ गैसेस, गैसेस मत लिखो, इसको गैसियस रिएक्शंस कर दो,
ठीक है, गैसियस रिएक्शन, जैसे कोई रिएक्शन है तो उसमें जो जो गैसियस स्पीसीज होगा उनके लिए आप प्रेशर के टर्म्स में भी रिएक्शन बता, रेट ऑफ रिएक्शन बता सकते हो, ठीक है, उसमें आप कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगा। सिमिलरली टेम्परेचर, ये हम समझाएंगे आगे चल के, ये चीज समझोगे, ठीक है, टेम्परेचर, और उसके बाद हो गया कैटलिस्ट। तो ये सारा चीज है जिसपे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। एक एक करके एक एक चीजों को समझते हैं अच्छे से कि किस तरीके से रिएक्शन। सबसे पहले बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो rate of chemical reaction at a given temperature may depend upon the concentration of one or more reactants and products. Depend कर सकता है प्रोडक्ट पे भी, रिएक्टेंट पे भी, लेकिन the rate of reaction को जो रिप्रेजेंट करते हैं in terms of only concentration of reactants, not the concentration of products, is known as rate law. इसको क्या बोलते हैं? रेट लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो अब रेट लॉ है क्या, इसको अच्छे से पहले समझते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लेती है एक केमिकल रिएक्शन है ए ए, हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन मान लो, ए ए प्लस बी बी गिव्स सी सी प्लस डी डी, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखना कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन अब बहुत रिएक्शन कंप्लीशन तक जाता है, लेकिन आपको पता है बहुत सारे रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम भी फॉर्म हो जाता है कंप्लीशन। तो वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन जो हम लोग फाइनल टाइम अज्यूम करेंगे वो टाइम टेकन टू रीच द इक्विलिब्रियम होगा, अनलेस एंड अनटिल सारे टेम्परेचर्स एंड नेचर एवरीथिंग को हम क्या रखें, कांस्टेंट रखें, ठीक है। एक चीज, हाँ, और एक चीज है कि दो चीज को कंपेयर करोगे तो बाकी चीजों को कांस्टेंट सोचना होगा, ठीक है ना। हाँ, उस पर डिपेंडेंसी होगा तो वो चेंज हो सकता है, दैट इज द थिंग, लेकिन दो चीज को जब कंपेयर करते हैं तो रेस्ट ऑफ द कंडीशंस हम क्या रखते हैं, सेम रखते हैं, ठीक है। तो इसी को रेट इक्वेशन, अब देखो रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन क्या है उसको समझ लो। तो रेट एक्सप्रेशन जो होगा, रेट एक्सप्रेशन, ठीक है, बेसिकली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर वाई, ठीक है। अगर हम यहाँ इक्वलिटी साइन हटाएं, लगाएं, प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हटाएं तो एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है, एक कांस्टेंट आएगा। तो रेट एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के, या फिर डायरेक्टली आप रेट ही बोल दो, रेट एक्सप्रेशन क्या बोल रहे हैं, रेट ही हो गया, इसको रेट एक्सप्रेशन बोला जाता है, ठीक है। रेट, और ये रेट हुआ, ठीक है, इसको रेट एक्सप्रेशन बोला जाता है। तो के ए का पावर एक्स, बी का पावर, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन है बेसिकली, ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है इसको रेट कांस्टेंट बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, रेट कांस्टेंट बोला जाता है, ठीक है। इसको रेट कांस्टेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। अब रेट को, सॉरी, रेट कांस्टेंट बोलो, रेट एक्सप्रेशन इस नाम से जानते हैं, रेट एक्सप्रेशन, इसी एक्सप्रेशन को रेट एक्सप्रेशन बोला जाता है, या रेट लॉ भी बोल सकते हो उसको, ठीक है, रेट एक्सप्रेशन बोला जाता है। और लॉ का अगर कोई डेफिनेशन पूछेगा तो एक्सप्रेशन ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स नोन एज रेट लॉ। अच्छा, यहाँ पे याद रखिएगा x x कॉमा y में और may not be equal to a and b। जरूरी नहीं है कि a और b के बराबर होगा x और y, ठीक है ना, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। और एक चीज याद रखिएगा कि x and y must be determined experimentally। इसको आप determined experimentally, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली, मतलब एक्सपेरिमेंटली एक रिएक्शन करेंगे, वहां पे देखेंगे हाँ रेट किस तरह से डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं, या फिर दोनों के कंसंट्रेशन चेंज, तो उस स्टडी के बेसिस पे एक्स और वाई का वैल्यू निकाला जाता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है कि ए और बी के बराबर हो, नहीं भी हो सकता है कि ए और बी के बराबर हो, ठीक है। अच्छा, एक एक प्रश्न और अब लिख लो, अगर हम रिएक्टेंट्स के टर्म्स में बता रहे हैं तो आप रिएक्टेंट्स के टर्म्स में ये कभी पहले पढ़ के आए हो, ये वाला रेट ऑफ रिएक्शन बताने का तरीका, ठीक है, ये वाला dr/dt, ठीक। तो उस बेसिस पे उस बेसिस पे हम
यहाँ पे इस रिएक्शन को रिएक्टेंट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। मान लेते हैं कोई हाइपोथेटिकल उसी तरीका रिएक्शन है, आर से पी बन रहा है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं माइनस डी आर बाई डी टी, ये भी होगा, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, अगर रेट एक्सप्रेशन के हिसाब से चले तो के आर का पावर कुछ होगा एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना, के आर का पावर कुछ होगा एक्स होगा, ठीक है। इस तरीके से जो रेट इक्वेशन हम बताते हैं, ठीक है, इस तरीके से जो रेट एक्सप्रेशन हम बताते हैं, इसको बोला जाता है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, इसको बोला जाता है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ठीक है। और ये चीज ध्यान में रखना है, एक्स और वाई जरूरी नहीं है, और एक्स वाई में हम लोग एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, है ना, कांट बी डिटरमाइन थ्योरेटिकली, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख करके नहीं निकाला जाता है, तो आपको दिमाग में रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, दो आपको अलग अलग रिएक्शन दिखा देते हैं, फॉर एग्जांपल, जिसमें एक केस दिखा रहे हैं जहां एक्स और वाई ए और बी के बराबर हो रहा है, तो एक केस दिखा रहा है, और कुछ केसेस दिखाएंगे। जैसे ये टेबल है, यहाँ देख सकते हो इनिशियल कंसंट्रेशन NO का 0.30 और सेकेंड केस में 0.60 डबल किया गया, लेकिन यहाँ बढ़ा नहीं गया, तो ऑब्वियस है ना, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ NO इज डबल, O2 इज केप्ट कांस्टेंट, इनिशियल रेट कितना बढ़ गया, बाय फैक्टर ऑफ 4, 4 गुना बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया। और अगर 4 गुना बढ़ रहा है रेट ऑफ अपॉन द स्क्वायर ऑफ द, है ना, तो मतलब इट इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट कर रहा है, रेट डिपेंड्स अपॉन द स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO, तो देखो रेट के का NO का पावर 2, तो ये एक्सपेरिमेंटल डेटा से पता चल रहा है, ठीक है, हम इसको फाइंड नहीं कर रहे हैं सिर्फ नियर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है उससे देख करके हम बता दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। बैलेंस्ड कर ये एक्सपेरिमेंटली पता चल, जैसे बन क्या रहा है, तो फॉर्मेशन NO प्लस O2 गिव्स NO2, और अगर बैलेंस करोगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 और 2 4, तो ये हो गया 2, है ना, तो 2 NO, देख सकते हो यहाँ पे A का वैल्यू 2, A का वैल्यू भी 2 है, और X का वैल्यू भी क्या आया 2, सेम आ रहा है। सिमिलरली O2 के ऊपर देखा जाए तो तुम अगर फर्स्ट और थर्ड वाले एक्सप्रेशन को देखोगे तो उसमें क्या हो रहा है, इट इंडिकेट्स दैट स्क्वायर ऑफ NO इज केप्ट कांस्टेंट, अब देखो दोनों में 0.30 रखे, लेकिन O2 के कंसंट्रेशन को डबल कर दिए, O2 के कंसंट्रेशन क्या कर दिए, डबल कर दिए, तो कंसंट्रेशन को जब डबल किए तो रेट क्या हुआ, रेट आपका लगभग दुगुना हो गया, देखो ये वाला केस से ये वाला केस मिला, तो रेट क्या हुआ, दुगुना हुआ, तो O2 को रेट कंसंट्रेशन को डबल, रेट डबल हो जा रहा है, मतलब O2 का पावर 1 जो कंसंट्रेशन है उसी पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन रेट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ O2 टू फर्स्ट पावर, तो NO2 गिव्स द रेट, ठीक है। बहुत इजी लैंग्वेज में अच्छा से ये वाला चीज इसने एक्सप्लेन किया हुआ, और इसी में अगर हम बोले इसका रेट डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक है, डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन क्या होगा इसका, ठीक है, तो एक वो भी चीज यहाँ लिख सकते हो, डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, तो ये आपका आया, आप बोल सकते हो माइनस डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी कंसंट्रेशन है, डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा के NO का पावर 2 और O2 का पावर 1, ये हो गया डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हो गया उसी का, ठीक है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन का क्या यूज है, तो जब हम लोग इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशंस निकालेंगे, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए फर्स्ट ऑर्डर, तो वहां पे काम आएगा, तो ये इंटीग्रेटेड डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, क्या आपका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन उसी रिएक्शन के लिए, ठीक है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि x और y, जैसे 2 का वैल्यू जो निकाले, 1 का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकल सकता है, इस बैलेंस केमिकल रिएक्शन को देख करके नहीं पता चल सकता, ठीक है, ये चीज को समझना है, तो एक्सपेरिमेंटली हम लोग x और y का वैल्यू निकालते हैं, और x और y जरूरी नहीं है a और b के वैल्यू के बराबर हो, इसको बोला जाता है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ठीक है, इस रिएक्शन के लिए, ठीक है, जब इसका वैल्यू, क्यों, क्योंकि जब एक्सप्रेशन हमको रेट एक्सप्रेशन मिल गया, तो रेट एक्सप्रेशन के बाद हमको पुराना वाला जो रेट एक्सप्रेशन था उसके साथ उसको इक्वेट कर दिए, वही क्या हो गया डिफरेंशियल रेट इंस्टेंटेनियस वाला उसके साथ, ठीक है, क्लियर है। कुछ रिएक्शंस अदर एग्जांपल्स भी हैं जहां पे देखो, इस केस में CH3 का पावर 1 है, बहुत अच्छे, लेकिन Cl2 का पावर हाफ है ना, Cl2 का यहाँ पे क्या 1 है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट A का वैल्यू, लेकिन यहाँ Y का वैल्यू क्या है हाफ,
तो अलग अलग वैल्यूज भी आता है। तो जरूरी नहीं है हर रिएक्शन में एक्स और वाई का वैल्यू आपका ए और बी के बराबर हो, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि रेट लॉ फॉर एनी रिएक्शन can't be predicted by merely looking at the balanced chemical equation, that is theoretically but must be determined experimentally। तो हमेशा हम लोग जो निकालते हैं एक्स और वाई का वैल्यू किसी केमिकल रिएक्शन के लिए वो हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, ना कि थ्योरेटिकली पता कर पाते हैं, मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख करके पता कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट जो बताना भूल गए आप लोगों को, ठीक है, यहाँ पे के आपका रेट कांस्टेंट कहा जाता है। के क्या है आपका, के इज योर रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आज का आपका केमिस्ट्री का काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर था जो आज हम खत्म कर किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, मीट यू अनदर डे, रियली थैंक यू।